नमस्कार दोस्तों। और मनोविज्ञान विषय के साथ आज मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसमें आज का हमारा जो विषय है वो है मनोविज्ञान का विकास। पिछले वीडियो में मैंने आपको शिक्षा के बारे में बताया था और आज मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान किस तरह से विकसित हुआ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। देखिए, मनोविज्ञान के विकास की बात करें तो हमें समझना होगा कि ये जो मैंने आपको बताया दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से मैंने बताया? मन और विज्ञान। ये दो शब्दों से मिलकर बना था, मन तथा विज्ञान। और इसी मन को मनोवैज्ञानिकों ने, किसी मनोवैज्ञानिक ने आत्मा कहा। मन को जब उन्होंने परिभाषित किया तो आत्मा कहा, किसी ने मन या मस्तिष्क कहा, किसी ने चेतना कहा, किसी ने व्यवहार कहा। यानी कि धीरे धीरे इसके अर्थ में क्रमशः इस तरह से परिवर्तन आता गया। यही इसके विकास की प्रक्रिया है जो आज हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले जो है मनोविज्ञान का जो अर्थ माना गया वो क्या माना गया? उसको माना गया आत्मा का विज्ञान। ठीक है, क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान। इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? अरस्तु थे। तो पहले नंबर पर आता है आत्मा का विज्ञान। इसके प्रवर्तक थे अरस्तु और इनके जो समर्थक थे, अरस्तु के समर्थक यानी जो इस अर्थ के समर्थक थे वो थे डिकार्टो और प्लेटो। और ये किस उसमें हुआ? ये हुआ 16वीं शताब्दी में। मतलब 16वीं शताब्दी जो थी उसमें मनोविज्ञान को किसके अध्ययन का विषय माना जाता था? आत्मा के अध्ययन का विषय माना जाता था। इसके बाद क्या हुआ? 17वीं शताब्दी आई। तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इसको जो है मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। मन तथा मतलब इस अर्थ को नकार कर इसको मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। और इसके प्रवर्तक कौन थे? इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनाजी थे और इनके समर्थक रूप में जॉन लॉक और रिचेरी आए। ठीक है, जॉन लॉक और रिचेरी इनके समर्थक थे। 17वीं शताब्दी की ये बात है। 17वीं शताब्दी के बाद आती है 19वीं शताब्दी, जिसमें मनोविज्ञान को किसका अध्ययन किया जाने लगा? चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। मतलब मनोविज्ञान के अंतर्गत हम चेतना का अध्ययन करेंगे, ये बात कही जाने लगी। और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे विलियम वुल्ट और इनके समर्थक विलियम जेम्स सेली। दो वैज्ञानिक हुए। मनोवैज्ञानिक हुए, विलियम जेम्स और जेम्स सेली। इसके बाद आता है अर्थ इसका फिर परिवर्तित होता है व्यवहार का विज्ञान। और ये किसने बताया? वाटसन ने बताया। और इनका समर्थन थॉर्नडाइक, मैक्ड्यूगल, इन सब मनोवैज्ञानिकों ने किया। ठीक है, तो इसे ये जो चार आप ये टॉपिक देख रहे हैं, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो मनोविज्ञान है वो एक विकासशील सब्जेक्ट है। ठीक है, विकासशील विषय है जिसके अर्थ को जो है बार बार परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और बार बार जो परिवर्तन हो रहा है इससे साबित तो यही हो रहा है कि एक विकासशील विषय है। अगर ये विकसित नहीं हो रहा होता, इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा होता, तो आज भी हम जो है मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ रहे होते। पर ऐसा नहीं है। जो मनोविज्ञान का जो विषय मनोविज्ञान है, जो आत्मा का विज्ञान कहा जा रहा है, उससे लेकर व्यवहार के विज्ञान तक हमने इसका अध्ययन किया। मतलब इसके अर्थ में परिवर्तन आ रही जो यात्रा है, ये पूरी यात्रा आत्मा के विज्ञान से लेकर व्यवहार के विज्ञान तक, यही क्या है? ये है मनोविज्ञान का विकास क्रम। यानी मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे प्रारंभ हुआ, आत्मा से लेकर आज वर्तमान समय तक इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जा रहा है। एक विकासशील विषय है। ठीक है, इसमें हमेशा विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, ये बात आप सबको समझ में आई? इतनी बात आपने समझ ली। अब हम इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे, आप परेशान मत होइए। अभी जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो समझिए आप कि देखिए, जब भी कोई विषय के रूप में कोई आता है, मतलब हमें ये पता चलता है कि इस विषय को हमें विषय के रूप में पढ़ना है, हमारे उसमें पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित कर दिया जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित क्यों किया गया। ठीक है, ऐसे जैसे इस समय ये बात है, उसी समय प्राचीन समय में भी थी जब इस विषय का उदय हुआ था। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि इस विषय की उत्पत्ति हुई कहाँ, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान में हुई थी। कहाँ हुई? यूनान में। ये एक पाश्चात्य उसका विषय है जिसमें पता चलता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई है, वो हुई है यूनान में। ठीक, लेकिन अब ये बात है कि मनोविज्ञान जो है वो आवश्यक क्यों बनाया गया, क्यों जरूरत पड़ी कि जो है इसको विषय के रूप में बनाया जाए, इसकी आवश्यकता क्या थी। तो जब इसका अध्ययन प्रारंभ किया गया तो कैसे पता चला
इसको लोगों ने जानना शुरू किया, खोजना शुरू किया, तो पता चला कि एक जो दर्शन शास्त्री थे, इनका नाम था रूसो। क्या नाम था? रूसो। नाम आप सबने सुना होगा, बहुत ही प्रचलित नाम है। तो रूसो की एक पुस्तक थी, इसका नाम था एमिल। इनका नाम था एमिल। इस पुस्तक का क्या नाम था? एमिल। ठीक, रूसो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एमिल। इस पुस्तक में सर्वप्रथम क्या कहा गया? इस पुस्तक में सर्वप्रथम बताया गया कि किसी भी शिक्षक के लिए जो है प्रशिक्षण कार्य बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्या बताया गया कि जो कोई भी शिक्षक है उसके लिए प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी। प्रशिक्षण कार्य की जो बात की गई पहली बार, वो किस पुस्तक में की गई? एमिल, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? रूसो के द्वारा लिखी गई। इसमें शिक्षक को प्रशिक्षित होना जरूरी बताया गया। और ये चूंकि यूनान में था, तो क्या हुआ कि यूनान में इसको माना भी गया, पर ये विस्तृत रूप प्राप्त नहीं कर पाया। यूनान में इसकी बात को, रूसो की बात को माना गया और शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य भी किया गया। और ऐसा इसने क्यों बताया? इसने इसीलिए बताया क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षक किसी भी बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से समझा सकता है, पढ़ा सकता है, उसका विकास कर सकता है। इसकी बात को माना गया, पर ये विकसित रूप में नहीं स्थापित हो पाया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है थॉर्नडाइक। अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान विषय पढ़ते हैं तो इन सब नाम से आप प्रचलित होंगे, कोई मुझे स्पेशल मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो उनका नाम था थॉर्नडाइक। क्या नाम था? आपने ये सारे नाम सुने होंगे, रूसो को भी सुना होगा, थॉर्नडाइक को भी सुना होगा। थॉर्नडाइक ने 1912-13 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। क्या नाम था? पुस्तक का नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। यानी एक क्वेश्चन तो आपको यही मिल गया कि थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम क्या था? शिक्षा मनोविज्ञान। ये नाम था थॉर्नडाइक की पुस्तक का। ठीक है, इस पुस्तक में थॉर्नडाइक ने भी यही बात बताई कि यदि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षित करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके विकास की प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से हो, तो हर सभी शिक्षकों को जो है क्या होना चाहिए? प्रशिक्षित होना चाहिए। और शिक्षकों को प्रशिक्षण हम किस माध्यम से दे सकते हैं? मनोविज्ञान के माध्यम से दे सकते हैं। क्योंकि जब ये बात आई थी, इन्होंने पुस्तक लिखी, तब तक जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा था। बात को समझिए, जब थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक लिखी, ठीक है, उस समय क्या हुआ? उस समय मनोविज्ञान का जो अर्थ था वो कौन सा था? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान माना जाता था? व्यवहार का विज्ञान। तो उन्होंने बताया कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में अध्ययन करने के लिए आवश्यक क्या है कि शिक्षक ट्रेंड हो। जब शिक्षक ट्रेंड होगा तभी तो वो बच्चे के व्यवहार का अध्ययन कर पाएगा, तभी तो वो जान पाएगा कि हर बच्चा अपनी प्रकृति में अलग है, उसे किस तरह से पढ़ाना चाहिए। ये बात थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक में जो की थी शिक्षा मनोविज्ञान, इन्होंने बताया। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका में इस पर बहुत अमल किया गया, इस पर प्रयोग किए गए, परीक्षण किए गए और इसको जो है माना गया और शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य भी किया गया। जब शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य किया गया, इसका मतलब क्या हुआ? यहीं से जो है मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो गया। यानी मनोविज्ञान जो है, अब मनोविज्ञान को क्या किया गया? एक स्वतंत्र विषय मान लिया गया। थॉर्नडाइक की शिक्षा मनोविज्ञान आने के बाद इसको एक स्वतंत्र विषय मान लिया गया। अब क्या होता है, अब आगे की प्रक्रिया समझिए। जब कोई भी विषय स्वतंत्र विषय मान लिया गया, तब फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी विषय जब आपके पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाता है तो आपको बहुत जानने की ज़रूरत है कि इसकी नींव क्या है, इसका इतिहास क्या है और ये विषय कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक, ये सब बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो अब जब ये विषय बन गया तब जानना जरूरी था कि मनोविज्ञान आया कहाँ से। ये तो सबने बता दिया कि ये जो है आत्मा का विज्ञान है, मन का है, मस्तिष्क का है, चेतना का है, व्यवहार का है, सबने बताया। लेकिन ये मनोविज्ञान आया कहाँ से, ये भी तो जानना जरूरी था। तब क्या हुआ भाई, सबने फिर अब मनोवैज्ञानिक हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने अपनी खोज प्रारंभ की। तो धीरे धीरे इनका अध्ययन चलता गया। तब पता चला कि एक जो थे, कौन से थे, उनका क्या नाम था मनोवैज्ञानिक का? रुडोल्फ गोएल्की। रुडोल्फ
ये जो थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी, रुडोल्फ गोएटिल की पुस्तक थी वो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली मनोविज्ञान की जो थी पहली पुस्तक थी, शिक्षा नहीं मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थी। रुडोल्फ गोएल की जो थे वो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो क्या थी, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती। मैं बार बार शिक्षा मनोविज्ञान कह जा रही हूँ, माफ कीजिएगा, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कही जाती है, ठीक है, मनोविज्ञान की। और उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था, साइकोलॉजिया, जो कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक, तो आप याद रखेंगे साइकोलॉजिया। और किसने लिखी है, रुडोल्फ गोएटिल, ठीक, इन्होंने लिखी है। किसने लिखी है, रुडोल्फ गोएटिल ने। अच्छा, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, साइकोलॉजिया। अब जैसे साइकोलॉजिया, अब आप जानते हैं कि मनोविज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजी तो कहते हैं। और साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। देखिए, मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ ताकि समझ में सारी बातें आ जाएं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। इनकी पुस्तक ही पहली जरूर थी, ठीक है। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी थी, साइकोलॉजिया, जिसमें कि इन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया, जो है साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। किस शब्द का प्रयोग किया गया, साइकोलॉजी। पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया, और इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक, इस शब्द का प्रयोग किया, साइकोलॉजी शब्द का। पर ये इसके अर्थ को स्पष्ट नहीं करता है। ये तो हमें पता चल गया खोज से कि ये पहली पुस्तक है, साइकोलॉजिया इसका नाम है, और इस पुस्तक में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया है। पर साइकोलॉजी के अर्थ को इस पुस्तक में स्पष्ट नहीं किया गया, न ही रुडोल्फ गोएटिल के द्वारा इसको स्पष्ट किया गया। तब क्या हुआ, अब ये तो बात सही हो गई कि ठीक है भाई, लेकिन इसका अर्थ भी तो स्पष्ट होना चाहिए कि साइकोलॉजी का अर्थ है क्या, इसको क्या माना जाए। फिर क्या हुआ, फिर एक वैज्ञानिक आए, गैरेट, उनका क्या नाम था, गैरेट। गैरेट आए, गैरेट ने क्या बताया कि जो साइकोलॉजी शब्द है, लॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ये कौन बता रहा है, गैरेट बता रहे हैं। साइकोलॉजी शब्द जो है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। लोगस। और ये किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा, ग्रीक या यूनानी भाषा बोलते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द। ये गैरेट बता रहे हैं। तो गैरेट ने बताया कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, ठीक है, साइकी का अर्थ क्या है, आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी कि गैरेट ने इसका अर्थ क्या बताया, गैरेट ने इसका अर्थ बताया कि साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। क्या बताया, आत्मा का अध्ययन। ये तो बात ठीक है कि साइकोलॉजी, ये गैरेट ने बताया, पर ये बात गैरेट को कहाँ से पता चली कि साइकोलॉजी का अर्थ जो है वो है आत्मा का अध्ययन, मतलब साइकी का अर्थ उन्होंने शब्द बताया, दो शब्दों में तोड़ा, साइकी और लोगस। पर गैरेट को ये ज्ञान कहाँ से हुआ कि साइकी का अर्थ आत्मा ही होना चाहिए, ये भी तो एक प्रश्न है। तो ये में कैसे पता चला, गैरेट उन दिनों क्या कर रहे थे, अरस्तु का अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे, अरस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और अरस्तु कौन है, अरस्तु जो है वो एक दार्शनिक है, ठीक है, दार्शनिक है और एक आदर्शवादी है। ठीक, अरस्तु जो थे, गैरेट जो थे, अरस्तु का अध्ययन कर रहे थे।
और अरस्तु जो है वो कौन है, एक दार्शनिक है, आदर्शवादी। ठीक है, आदर्शवादी है। ठीक, और जो आदर्शवादी होते हैं उनका विषय क्या है, उनके अध्ययन का विषय है आत्मा। ठीक, और आत्मा को ही वो क्या मानते हैं, वो आत्मा को ही सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। परंतु अरस्तु एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली बार ये बात बताई कि यदि हमें अपने इस भौतिक शरीर का अध्ययन करना है तो हमें किसका अध्ययन करना चाहिए, अपनी आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, तो इस शरीर का अध्ययन अपने आप हो जाएगा, ये उन्होंने बताया। और अरस्तु ने ही उसमें आत्मा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो कौन सा था, साइकी शब्द था। तो पहली बार अगर साइकी शब्द का प्रयोग पूछा जाए कि किसने किया, तो अरस्तु ने आत्मा के लिए साइकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, मनोविज्ञान के लिए नहीं, उन्होंने आत्मा शब्द के लिए साइकी शब्द का प्रयोग किया था। और आगे चलकर ये जो साइकोलॉजी बना, जिसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, ये जो आत्मा का विज्ञान कहा गया वो कहाँ से आया, वो यहीं से आया। इसीलिए अरस्तु को जो है मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, अरस्तु। और यहीं से आत्मा का विज्ञान जो है शाखा का उदय हो जाता है, जिसका जनक किसे माना गया, अरस्तु को माना गया। यानी मनोविज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम इस शाखा पर आ जाते हैं, क्योंकि अब हम ये सब पढ़ चुके हैं, हमने इसके इतिहास को जान लिया कि मनोविज्ञान जो है शब्द कहाँ से आया। इसका प्रयोग साइकी जो है, इसको दो भागों में बांटा, साइकी और लोगस। साइकी शब्द का प्रयोग जो है अरस्तु ने आत्मा के लिए किया था, इसलिए आत्मा का विज्ञान जो है शाखा जो है इसका जो जनक माना गया वो अरस्तु को। और मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी कहलाता है उसका जनक भी अरस्तु माना गया। ठीक है, अब इस शाखा के अंतर्गत हुआ क्या, इस शाखा में क्या किया गया कि आत्मा को मैंने बताया सर्वोच्च सत्ता माना गया। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और अरस्तु ये बताता था कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो सूचनाएं हैं वो हमारे कहाँ जाती हैं, वो आत्मा को प्राप्त होती हैं। और आत्मा ही निर्धारण करती है कि मानव शरीर का निर्धारण होगा कैसे, या मानव शरीर का अध्ययन करने के लिए हमें आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा, ये अरस्तु मानता था। और इस तरीके से ये अध्ययन चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब जानकारी और प्राप्त हुई, अध्ययन चलता रहा, तो लोगों ने इस जो वो है इसको नकारा। क्यों नकारा, इसको मान्यता जो है रद्द कर दी गई। वो किस लिए कर दी गई, वो इसलिए क्योंकि जब आत्मा के स्वरूप का बात की गई कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ठीक, या आत्मा पर प्रयोग किया जा सकता है, तो इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाया। क्यों, क्योंकि क्या आत्मा को किसी ने देखा, आत्मा प्रत्यक्ष है। और मनोविज्ञान कैसा विषय है, मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विषय है, एक वैज्ञानिक विषय है। प्रयोगों और विज्ञान के आधार पर ही वो अपने निष्कर्षों को मानता है। क्या जब आत्मा को किसी ने देखा ही नहीं तो फिर उस पर प्रयोग कैसे संभव है, आप बताइए। किसी अनदेखी चीज पर आप कोई प्रयोग कर सकते हैं, नहीं हो सकता। इसलिए इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक, धीरे धीरे क्या हुआ, अध्ययन कार्य चलता रहा, और 17वीं शताब्दी में इस मनोविज्ञान के अर्थ को क्या बनाया गया, मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक, अब दूसरी शाखा आ गई, मतलब दूसरा इसका अर्थ विकसित हुआ, जिसको कहा गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। जो किसने बताया, इटली के पंपोनाजी ने बताया 17वीं शताब्दी में। ठीक, 17वीं शताब्दी में पंपोनाजी जो कि इटली के थे, उन्होंने बताया कि नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, इतनी बात इन्होंने बताई पंपोनाजी ने। अब मन और मस्तिष्क, इन्होंने क्या बताया पंपोनाजी ने कहा कि जो व्यक्ति के मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का अध्ययन है। और क्या हुआ कि उसने क्या कहा कि जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये जो है, ये जो भी अनुभव करती हैं, ये सारी सूचनाएं कहाँ पहुंचाती हैं, मस्तिष्क को पहुंचाती हैं या मन को पहुंचाती हैं। ठीक है, देखिए मन और मस्तिष्क दोनों एक ही बातें हैं। पाश्चात्य जो दर्शन है उसमें मन जो है मस्तिष्क को ही कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और मनोविज्ञान की जो अवधारणा है वो कैसी है, पाश्चात्य ही है। पाश्चात्य देशों में इसका विकास हुआ है, इसकी उत्पत्ति पाश्चात्य देशों में हुई है, इसलिए मन को मस्तिष्क ही माना गया, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ज्ञानेंद्रियां हमारी सूचनाएं प्राप्त करती हैं वो कहाँ पहुंचाती हैं, वो जो है पहुंचाती कहाँ है, वो मन या मस्तिष्क को पहुंचाती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्या हुआ
कि इस शाखा को जो है इसको भी धीरे धीरे नकारा जाने लगा। क्यों नकारा जाने लगा? इसमें क्या कमी हो गई? इसमें ये कमी हो गई कि जो सूचनाएं प्राप्त हुई, ठीक है, जो सूचनाएं हमारी ज्ञानेंद्रियां प्राप्त करती हैं वो हमारे मन या मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, लेकिन क्या मन और मस्तिष्क में जो सूचनाएं अमूर्त रूप में पहुंचती हैं, क्या बता सकते हैं कि वो सूचनाएं मस्तिष्क के किस हिस्से में पहुंचती हैं या मस्तिष्क के रूप को निर्धारण किया जा सकता है? ठीक है, ये बातें ये क्लियर नहीं कर पाए कि मस्तिष्क का स्वरूप क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, ये पोम्पोनाजी और उनके सहायक सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए मन तथा मस्तिष्क के विज्ञान को भी नहीं माना गया। ठीक है, इसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है कौन सा? चेतना का विज्ञान। अब कितनी बात क्लियर हो गई? चेतना का विज्ञान जो आता है, इसके कौन है? इसके हैं विलियम वुंट। ठीक, विलियम वुंट जो है, विलियम वुंट ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ना तो ये आत्मा का विज्ञान है, ना मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान है। ये किसका विज्ञान है? ये है चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान। तो ये जो चेतना का विज्ञान इन्होंने बताया, अब क्या हुआ कि विलियम वुंट जो थे, इन्होंने क्या किया? ये जो थे, इन्होंने लिप्जिंग, एक शहर है, उसमें लिप्जिंग विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला स्थापित की। क्या की? एक प्रयोगशाला स्थापित की और क्या कहा कि चेतना को जो है मनोविज्ञान का विषय बनाएंगे, इस पर हम परीक्षण करेंगे, प्रयोग करेंगे और जो है मनोविज्ञान का विषय हम किसको बनाएंगे? चेतना को बनाएंगे। इसलिए इन्होंने सर्वप्रथम लिप्जिंग नगर में मनोविज्ञान के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की। विलियम वुंट ने क्या किया? विलियम वुंट ने एक प्रयोगशाला स्थापित की। लिप्जिंग नगर में एक प्रयोगशाला स्थापित की। देखिए, कहीं लिप्सिंग लिखा, कहीं लिप्जिंग लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा आप सब। जो भी लिखा आप समझदार हैं सब सारे। लिप्जिंग नगर में एक प्रयोगशाला स्थापित की, जो कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी। प्रयोगशाला बनाई। ठीक, ये तो इन्होंने बना दी, लेकिन इनके जो सहायक थे विलियम जेम्स, इन्होंने इस विषय पर, चेतना के विषय पर विलियम वुंट से ज्यादा कार्य किया, यानी ज्यादा अध्ययन का कार्य किया। ज्यादा इन्होंने क्या किया कि प्रयोग कैसे किए जा सकते हैं। इन्होंने तो बना दी एक प्रयोगशाला कि हम प्रयोग करेंगे, पर इन्होंने इस पर बहुत कार्य किया। चेतना पर इन्होंने कार्य बहुत किया, इन्होंने अध्ययन बहुत किया, उनकी विधियों को समझाया कि इन प्रयोगों को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि चेतना का विज्ञान का जो जनक है वो तो विलियम वुंट कहा जाता है। ठीक, लेकिन यहीं से क्या हुआ? आधुनिक मनोविज्ञान का विकास होता है। और विलियम जेम्स ये कहाँ के थे? ये थे अमेरिका का। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान का विकास कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे मनोविज्ञान में हुआ। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ, ठीक है, अमेरिका में। आधुनिक मनोविज्ञान का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। तो इसका मतलब आधुनिक मनोविज्ञान के जो पिता कहे जाएंगे या जनक कहा जाएगा, वो किसको कहा जाएगा? वो कहा जाएगा विलियम जेम्स को, ना कि विलियम वुंट को। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनसे ज्यादा कार्य चेतना पर किए थे। ठीक, ये बात समझ में आई। और विलियम वुंट के बारे में क्या जानना है आपको? विलियम वुंट के बारे में जानना है कि विलियम वुंट को कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता। किसका? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता। किसका पिता कहा जाता? ये चीज ध्यान रखिएगा। विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के पिता, विलियम वुंट जो है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता। तो ये दोनों जो थे इस पर अध्ययन करते रहे और अपना कार्य करते रहे। लेकिन चेतना के स्वरूप का निर्धारण इन्होंने, जब इनसे प्रश्न किया गया कि चेतना का स्वरूप क्या है, तो ये नहीं बता पाए। क्योंकि अब मैंने आपसे बताया मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक विषय है, या एक क्या कहना चाहिए प्रयोगात्मक विषय है। तो जब इस पर प्रयोग की बात आई, तो जब चेतना का स्वरूप ही निर्धारित नहीं है, कोई चीज मूर्त है ही नहीं, तो उस पर परीक्षण हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए इस धारणा को भी, इस अर्थ को भी नकार दिया गया। ठीक, ये अर्थ भी जो है अमान्य घोषित कर दिया गया कि नहीं, ये चेतना का विज्ञान भी नहीं हो सकता।
ठीक। लेकिन चेतना पर अध्ययन कार्य करते रहे और धीरे धीरे जो है 20वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। किसका? व्यवहार का विज्ञान। देखिए ये है 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। अब 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया। और क्या इसके वो कौन थे प्रवर्तक? वो थे वाटसन। जो वाटसन थे इन्होंने इस पर कार्य किया और चेतना पर चूंकि कार्य चल ही रहा था कि चेतना के अर्थ को समझने का कार्य चल रहा था, तो इसके अर्थ को समझने के लिए दो शाखाएं विकसित हो गई। एक हो गया संरचनावाद और एक प्रकार्यवाद। ठीक है, संरचनावाद और प्रकार्यवाद दो शाखाएं विकसित हुई जो कि चेतना के अर्थ को समझाने का प्रयास कर रही थी। और किसके माध्यम? लेकिन अर्थ माना क्या जाने लगा था? व्यवहार का। ठीक है, यानी कि व्यवहार को समझाने के लिए कि जो है चेतना ही व्यवहार का कारण है, दो शाखाएं विकसित हो गई, संरचनावाद और प्रकार्यवाद। संरचनावाद में क्या माना गया? संरचनावाद में ये माना गया कि जो है मनुष्य के जो भी व्यवहार करता है वो किस लिए करता है? चेतना के कारण। ठीक, चेतना और व्यवहार के कारण जो चेतना उत्पन्न होती है वो प्रकार्यवादी कहलाती है। ठीक, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो इसके बाद जब वाटसन आए, वाटसन ने बताया कि नहीं, व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद जो है वाटसन ने बताया कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहारवाद का विषय है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, वाटसन ने, इन्होंने इसके स्वरूप को समझाने का प्रयास किया। तो जब इन्होंने बताया तो क्या बताया? इन्होंने बताया कि हमारा जो मस्तिष्क है भाई, उन्होंने बताया कि हम जो भी सूचना हम ग्रहण करते हैं वो हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं, मस्तिष्क तक जाकर उसमें ठहरती हैं, फिर उनका रूप परिवर्तन होता है और उसके बाद परिवर्तन के बाद वो जब स्वरूप हमारे सामने आता है तो वो हमारा व्यवहार कहलाता है। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने बताया कि जो भी सूचना हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है वो लेकर कहाँ जाती है? हमारे मस्तिष्क तक। किस रूप में लेकर जाती हैं? अमूर्त रूप में। अमूर्त रूप का अर्थ समझते हैं? जो हमें जो चीज़ हमें दिखे नहीं वो अमूर्त, ठीक है, और जो दिखे वो मूर्त। तो अब मान लीजिए आपने कोई पुष्प सूंघा, कोई फूल को सूंघा, आपको खुशबू अच्छी लगी, तो क्या वो आपको दिखाई दिया कि आपको बहुत अच्छी लग रही है खुशबू? आपने महसूस किया, क्या खुशबू आपको दिखाई दी, या आपने सूंघा वो आपको दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना। तो वो क्या है? वो एक अमूर्त सूचना है जो आपकी नाक में आपके मस्तिष्क तक पहुंचाती। ठीक, वो आप समझ में आया? मस्तिष्क तक पहुंचा दी तो अमूर्त रूप में वो आपके मस्तिष्क तक पहुंच गई। ठीक है, ये होता है अमूर्त। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, जो सूचना होती है वो हमारे मस्तिष्क तक कैसे पहुंचती है? अमूर्त रूप में पहुंचती है, अमूर्त रूप में। और जब वो मस्तिष्क में पहुंच जाती है, कहाँ पहुंचती है? मन या मस्तिष्क में पहुंच जाती है, में पहुंची सूचना, फिर पहुंचकर वहां रुकी और उसने मूर्त रूप धारण कर लिया, यानी वो मूर्त रूप में हमारे सामने आ गई। और जब वो मूर्त रूप में सामने आई तो क्या होगा? वो प्रदर्शित होने लगेगी। और किस रूप में वो हमारे सामने प्रदर्शित होगी? हमारे व्यवहार के रूप में। कैसे? आपने पुष्प सूंघा, खुशबू अच्छी लगी, आपके मस्तिष्क में पहुंची, ठीक है, उसने मूर्त मस्तिष्क में पहुंच गई, मस्तिष्क को पता चला खुशबू आपको अच्छी लगी, ठीक, मूर्त रूप धारण किया, आपका मन प्रसन्न हुआ और आपके चेहरे के हाव भाव खुशी से भर गए। ठीक, आपने एक अच्छी दिखाया, अच्छी तरह से अपने चेहरे को बनाकर दिखाया कि अगर यही जगह आपको बदबू लगती तो आप एक गंदा सा चेहरा बनाकर दिखाते, तो उससे आपको क्या पता चलता? तो आपको यही तो पता चलता कि हमारा व्यवहार जो है अच्छी खुशबू के प्रति, हमारा चेहरा कैसे बना, गंदी खुशबू के प्रति कैसे बना, ये हमने कैसे जाना कि हमें खुशबू अच्छी लगी? कोई दिख तो नहीं रहा कि खुशबू अच्छी लग रही, हमारे चेहरे के हाव भाव तो, हमारा व्यवहार ही तो बता रहा है कि हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। इसको हम एक तरीके से और समझते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ कहा, आपको क्रोध आया, तो आपको किसी की बात पर क्रोध आया, क्या क्रोध आपके मस्तिष्क में पहुंच गया? आपको गुस्सा आ रहा है, ये सूचना आपके मस्तिष्क को पहुंच गई, लेकिन वो क्या सामने वाले को दिख रही है? ठीक है, या आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो जान सकता है? नहीं जान सकता। तो आपको क्रोध आ रहा है, ये किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन वो क्रोध आते आते इतना बढ़ गया कि गुस्से के मारे उसने रूप क्या किया, मूर्त रूप धारण किया और एक थप्पड़ आपने सामने वाले को मार दिया। ठीक, जब मार दिया तो क्या हुआ, ये गुस्सा मूर्त रूप धारण किया, और मूर्त रूप धारण करने के बाद क्या हुआ, आपके व्यवहार में परिवर्तित हुआ, और व्यवहार में परिवर्तित होने के बाद आपने एक थप्पड़ जमा दिया। ठीक, ये आपका व्यवहार है। क्या है? आपका व्यवहार है। तो वाटसन ने समझाया कि पहले सूचना मूर्त रूप में मस्तिष्क में जाती है,
फिर मस्तिष्क में जाकर मूर्त रूप ग्रहण कर कर परिवर्तित होकर व्यवहार के रूप में हम तक पहुंचती है। तो ये जो है इस प्रकार से मनोविज्ञान किसका विज्ञान हो गया? वो हो गया व्यवहार का विज्ञान। किसका विज्ञान हुआ? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है। अब जब इसको बात कही गई, क्या व्यवहार पर प्रयोग किए जा सकते हैं? क्यों नहीं किए जा सकते? आप एक व्यक्ति के थप्पड़ मारिए, उसका रिएक्शन, उसका व्यवहार देखिए, उसके व्यवहार को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप दूसरे व्यक्ति के थप्पड़ मारेंगे तो उसका व्यवहार अलग होगा, उस पर आप प्रयोग कर सकते हैं। इसे ऐसे ही आप ये प्रयोग अलग अलग व्यक्तियों पर कर सकते हैं, उनके अलग अलग रिएक्शन आएंगे, उनके अलग अलग निष्कर्ष निकलेंगे। तो ये प्रयोग के माध्यम से बताया जा सकता है कि क्रोध आने पर व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार होगा। कैसा होगा? कोई शांत हो जाएगा, कोई और बहुत ही उग्र हो जाएगा, कोई थोड़ा ही कहकर चुप हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है? व्यवहार। यानी व्यवहार पर प्रयोग संभव है, और यदि प्रयोग संभव है इसका मतलब कि वो मनोविज्ञान का विषय है। ठीक। तो 20वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान शताब्दी तक जिस विषय को, मतलब मनोविज्ञान के जिस अर्थ को स्वीकार किया गया वो कौन सा है? व्यवहार का विज्ञान। और इसके प्रवर्तक कौन है? वाटसन। यानी ये समझाने का प्रयास किसने किया? ये वाटसन ने किया। ठीक है। वाटसन ने बताया कि हमारा मस्तिष्क जो है वो 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, अमूर्त और मूर्त, जो मैंने आपको भी समझा दी। समझ में आया? यानी 2 प्रकार की क्रियाओं की बात किसने की? जो ये की आपके वाटसन ने, मूर्त और अमूर्त क्रियाएं जो हमारा मस्तिष्क करता है। तो इस तरह पता चला कि मनोविज्ञान का जो है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक। इसी जब ये व्यवहार का विज्ञान जाना जाने लगा, और पिछले मैंने आपको बताया कि थॉर्नडाइक ने बताया कि जो है शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसमें क्या बताया जाता है? यही तो बताया जाता है कि शिक्षक को ट्रेन कीजिए, शिक्षक को ये समझाइए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है विषय हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम जो है टीचर को ट्रेन करेंगे ताकि वो बच्चों का विकास उनको अच्छे ढंग से समझा सके। ठीक। तो शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान का विषय क्या हो गया? मनोविज्ञान का विषय है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। ठीक है। किसके व्यवहार का विज्ञान? मानव के व्यवहार का विज्ञान। यानी कि इसका विषय, हाँ, मानव के व्यवहार का विज्ञान। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ये इसका मेन विषय है। ये बात आप सबको समझ में आई? अब हम ये अध्ययन करते कब तक हैं ये भी तो पता होना चाहिए, कब से कब तक करते हैं। तो ये जो मानव के व्यवहार का अध्ययन है ये हम करते हैं गर्भावस्था से जीवन के अंत यानी मृत्यु तक। कब तक करते हैं? मृत्यु तक। ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछे शिक्षा मनोविज्ञान का जो है वो अध्ययन कब से कब तक किया जाता है, तो वो गर्भावस्था से मृत्यु तक किया जाता है। देखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये बाल मनोविज्ञान की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है शिक्षा मनोविज्ञान की बात। अगर बाल मनोविज्ञान की बात करेंगे तब हम कहेंगे कि शैशवावस्था से व्यक्ति की किशोरावस्था तक हम इसका अध्ययन करते हैं, पर यहाँ इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ बात किसकी हो रही? शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है। अब इसी से एक शाखा निकली है, वो है बाल मनोविज्ञान। जो कि यूपी टेट के सिलेबस में सम्मिलित है, बाल मनोविज्ञान। ठीक। शिक्षा मनोविज्ञान की ही एक शाखा है बाल मनोविज्ञान। इस बाल मनोविज्ञान में क्या होता है? हम अध्ययन करते हैं जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक। ठीक है। ये बाल मनोविज्ञान। अगर बाल विज्ञान का अध्ययन का आपसे वर्ष पूछे जाए तो आप बताएंगे कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं शैशवावस्था से किशोरावस्था तक। ठीक है। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक जो है इसका अगर अवस्थाओं में पूछा जाएगा तो इस तरीके से, और अगर वर्ष में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जन्म से लेकर 18 वर्ष तक, ये इसके अध्ययन का क्षेत्र है। ठीक। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने जाना कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका विकास क्यों किया गया, किस लिए क्या किया गया, इसका इतिहास क्या है। ठीक है। यानी कि एक टॉपिक जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का था
वो कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कुछ छूट गया होगा या आप नहीं समझ पाएंगे तो आप मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से, मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगी। और अगर मेरा वीडियो, मेरा ये पढ़ाया हुआ आप सबके समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि हम लोगों को का प्रोत्साहन बढ़ सके। अगर हम मेहनत करते हैं तो आप इसका प्रत्युत्तर अगर देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और इसी के साथ अगले वीडियो में आऊँगी। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, जो शिक्षा मनोविज्ञान एक परिचय था। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।